नमस्कार, मैं हूं दीपिका एस लिंगडो। एपेक्स न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। आइए डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। चीफ मिनिस्टर कॉनराड के संगमा ने आज माउंट व्यू बिल्डिंग बरिक शिलोंग में मेघालय स्टेट स्किल डेवलपमेंट सोसाइटी, डिपार्टमेंट ऑफ लेबर, एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट, गवर्नमेंट ऑफ मेघालय के द्वारा आयोजित जापानीज ट्रेनिंग प्रोग्राम का उद्घाटन किया। उद्घाटन के दौरान मंत्री लेबर मेथोडियस दखार और एशियन ग्रुप को लिमिटेड के चेयरमैन और सीईओ निशिक्वा तोशियाकी सन भी उपस्थित थे। साथ ही जापानीज ट्यूटर और MSSDS के अधिकारी भी मौजूद थे। कल NIA द्वारा गिरफ्तार किए गए आरोपी आमिर रशीद अली को आज पटियाला हाउस कोर्ट दिल्ली में पेश किया गया। बयालीस इंडियन उमरा पिलग्रिम्स को ले जा रही बस रात 1:30 बजे एक स्टेशनरी डीजल टैंकर से टकरा गई। भयंकर आग में एक को छोड़कर सबकी मौत हो गई, जिसमें 20 महिलाएं और 11 बच्चे शामिल हैं। सऊदी अरेबिया की वर्ल्ड क्लास एक्सप्रेसवे और स्ट्रिक्ट लेन डिसिप्लिन के बावजूद थकान, पार्क्ड हैजर्ड और ह्यूमन एरर ने इस पवित्र यात्रा को एक दर्दनाक ट्रेजेडी में बदल दिया। सऊदी अरेबिया बस एक्सीडेंट पर नामपली MLA मोहम्मद मजीद हुसैन ने कहा, सऊदी अरेबिया में एक बेहद दुर्भाग्यपूर्ण हादसा हुआ जिसमें कई लोगों की जान गई। हम अथॉरिटीज से लगातार संपर्क में हैं और AIMIM MP असाउद्दीन ओवैसी भी जेदा में कंसल्टेट जनरल ऑफ इंडिया से संपर्क में है। मैं शोकग्रस्त परिवारों के साथ संपर्क में हूं। हमारे सामने आया है जिसमें कई फैमिली मेंबर्स, एक बस कोलिजन में, बस एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया है और उसमें से कई मेंबर्स जो उसमें इंतकाल हुआ है वो मेरी नामपली कॉन्स्टिट्यूंसी से भी ताल्लुक रखते हैं। हम तमाम वहाँ पे जिम्मेदारों से राब्ते में हैं और जैसा ही सुबह में ये इतला बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को मिली, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने सीधी तौर पे इंडियन कॉन्सुलेट से वहाँ पे राब्ता किया है और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हमें पूरे एग्जैक्ट नंबर्स और क्या उनके लिए हो सकता है उसकी पूरी कार्रवाई हम कर सकें। मैं यहाँ पे इंडिविजुअली फैमिली मेंबर से मिलने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। मेरे सामने जो फैमिलीज अभी तक सुबह से जो आए थे वो एक हमारी मेहदीपट्टनम हल्के में एक फैमिली है जिसके भाई ने मुझे कॉल किया था, उनकी बहन, उनके भौनाई, उनके बच्चे की एक फैमिली, उसमें उनका इंतकाल हुआ है। मुरादनगर में हमारे सीनियर मोस्ट हमारे अजीज महमूद भाई साहब है जिनकी अहलिया का, उनकी एडवोकेट बेटी का, उनकी साली का, उनके बच्चों का उसमें इंतकाल हुआ है। जिधर से आपकी फैमिली है जिसमें 7 मेंबर्स का इंतकाल हुआ है, आपकी भी फैमिली है जिसमें कई लोगों का इंतकाल हुआ है। अब फिलहाल फैमिली मेंबर्स के सामने और ये जो टूर्स एंड ट्रैवल्स जो लेके गए थे ये लोग इनके सामने क्लैरिटी नहीं दे पा रहे हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। हम हमारे तरफ से ये भी कोशिश कर रहे हैं कि फौरी तौर पे हमने हमारे तरफ से कुछ जिम्मेदारों को फौरी तौर पे रवाना किया है जो अभी 11 बजे की फ्लाइट से जिद्दा के लिए रवाना हुए हैं और वो इंशाल्लाह 5 बजे तक वहाँ पे पहुंचेंगे और इंडियन एम्बेसी से कोऑर्डिनेट करते हुए हमें अपडेट देंगे। और जो खानदानों का भी जो मुतालबा है वो सुनना है। फिलहाल वो बेइंतहा तकलीफ में है और उनके दर्द को शायद हम समझ नहीं पा रहे हैं, मगर जब घर जब ऐसे हादसे में चले आता है तो अल्लाह उस घर को बस हम ये दुआ कर सकते हैं कि सब्र दें। इंशाल्लाह हम अफराज खानदान के साथ मुकम्मल तौर पर ठहरेंगे। जो हमारे से ताउन हो सकता है हम करेंगे, जो हमारी ताकत से इनकी मदद हो सकती है हम बराबर करेंगे और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि घर घर जाकर इनके फैमिली मेंबर से मुलाकात भी कर सकें और उनसे हौसला भी दे सकें। और जो इन्फॉर्मेशन के लिए लोग बेचैन हैं कि हुआ क्या था, कैसा हुआ था, क्या हालात में है और बॉडी ला सकते हैं या नहीं ला सकते हैं, उसकी पूरी क्लैरिटी हम शाम तक लेके इंशाल्लाह इन लोगों को अपडेट करने की पुरजोर कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। LAC इंडिया चाइना रिलेशंस और डिप्लोमेसी पर बात करते हुए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा, हमारे इंडिया चाइना संबंधों में पिछले अक्टूबर से काफी सुधार हुआ है।
दोनों देशों के नेताओं के वार्तालाप के बाद नॉर्मल सी लाने के लिए रहे हैं। और क्या हम जो जैसे अभी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग के बीच एक मुलाकात हुई, उन सारी चीजों के मद्देनजर क्या वाकई जो एक्चुअल सिचुएशन है ग्राउंड पे वो चेंज कर रही है? इसके बारे में ये कहना चाहूंगा कि पिछले एक साल से बहुत ज्यादा बदलाव आया है। मतलब अक्टूबर 2024 से लेके आज की तारीख तक हमारे रिश्तों में काफी सुधार आया है। सुधार इसलिए आया है क्योंकि जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनके बीच काफी बातचीत हुई और दोनों का यह संशय रहा कि हम किसी तरह वहां पे जितनी नॉर्मेल्सी ले आएंगे उससे हम दोनों देशों का फायदा है। आप देखिए 21 अक्टूबर पिछले साल जब हमारे ईस्टर्न लद्दाख में जो समझौता हुआ था LAC के ऊपर, उससे कितना फायदा हुआ। कजान में इसलिए 24 तारीख को जो उनकी मुलाकात हुई हमारे प्राइम मिनिस्टर की और प्रेसिडेंट शी जिनपिंग की, वो पिछले साल अक्टूबर में हुई। और देखिए इस बार जो हमारी सितंबर में हुई जब ये यहाँ गए थे अपनी SCO मीटिंग के लिए गए थे, तो इसमें भी बातचीत यही हुई कि सबसे पहले हमें डायलॉग करना चाहिए, हमें बातचीत करनी चाहिए और हमें कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन ढूंढना है, यानी कोई हल ढूंढना है कि ये जो संघर्ष हमारा हुआ है इसका क्या हल मिल सकता है। तो जब वहां से पॉलिटिकल डायरेक्शन क्लियर होते हैं तो हर जगह फायदा होता है। आप देखिए हमारे विदेश मंत्री तो मिलते ही रहते हैं, हमारे जो SR मीटिंग जिसको बोलते हैं, जो NSA साहब हमारे उनके विदेश मंत्री के साथ करते हैं, मांगी के साथ, उन्होंने पहले 18 दिसंबर को की, उसके बाद अभी उन्होंने 18-19 अगस्त को किया, तो उसमें कोई चीजें मसले सुलझ के आए। उसी प्रकार से हमारा देखिए रक्षा मंत्री जी वो जून में गए, जब जून में गए तो उन्होंने बल्कि वहां के जो डिफेंस मिनिस्टर थे, रक्षा मंत्री, उनसे बोला देखिए जी अभी वक्त आ गया है कि हमें डिसाइड करना है कि बर्फ पिघलनी चाहिए ना पिघलनी चाहिए, एक डिसीजन लेना चाहिए। और उसके बाद जब अभी वो बैठे हुए थे ADMM+ में 1 नवंबर को जब वो मलेशिया में थे, तो दोनों साथ में बैठे हुए थे और दोनों ने यही एक हल निकाला कि मेरे ख्याल से जितनी ज्यादा बॉर्डर पे बातचीत होगी उतना में हल मिलेगा। लेकिन मुझे याद है मैं विदेश मंत्री से एक इंटरव्यू कर रही थी और उन्होंने मैंने कॉम्प्लीमेंट किया कि भारत की डिप्लोमेसी किस तरीके से बदली है। उन्होंने कहा कि अगर सरहद पर बैठी हमारी सेना उतनी मजबूत नहीं होती तो हमारी डिप्लोमेसी ऐसी नहीं हो सकती थी। मुझे वो प्लेटफॉर्म नहीं मिलता बात करने के लिए, और इसीलिए मैं उस डिफेंस डिप्लोमेसी की आपसे बात पूछना चाहती हूँ कि जो एक हार्ड पावर डिप्लोमेसी है वो कितनी प्रभावशाली होती है। देखिए सबसे पहले चूंकि आपने श्री जयशंकर जी की बात की, विदेश मंत्री जी की, वो पिछले अक्टूबर में हमारे पास आए थे और उन्होंने सारे आर्मी कमांडर्स को एड्रेस किया था। जब उन्होंने संबोधन किया था तो उन्होंने हमें ये बताया था कि डिफेंस डिप्लोमेसी एक ऐसी चीज है जिसमें मेरे ख्याल से भारतीय सेना को बहुत कुछ करना है, अभी बहुत कुछ सीखना है, बहुत कुछ करना है, क्योंकि ये मेरे ख्याल से डिप्लोमेसी का बहुत अहम भूमिका निभाती है। तो हम बात करें तो हार्ड पावर एंड सॉफ्ट पावर, डिप्लोमेसी सॉफ्ट पावर हुई, फौज हार्ड पावर हुई, अगर दोनों को आप मिलाते तो स्मार्ट पावर बन जाता है। तो इसका मतलब ये है कि डिफेंस डिप्लोमेसी को हम स्मार्ट पावर बोलते हैं। और जैसे डेटरेंस वैल्यू तो आपको पता ही है, लेकिन हम एक डिप्लोमेसी के ढंग से देखें तो बहुत हमारे दायरे बढ़ते हैं। कैसे दायरे बढ़ते हैं? कहने का ये मतलब है कि हम सबसे पहले जब दो देशों के बीच में अगर डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं, उसमें मिलिट्री अगर आ जाती है, तो हमारे रक्षा मंत्री जी कहते हैं संगीत और सेना ये दो ऐसे हैं जो सारे विश्व में एक दूसरे की भाषा समझते हैं। संगीत के लिए आपको भाषा समझने की जरूरत नहीं, मिलिट्री को आपस में बातचीत करने की भाषा की जरूरत नहीं है। तो ये एक ऐसी चीज है कि जब हम किसी भी देश में जाते हैं, जैसे मिलिट्री उससे मिलते हैं, हम दोनों एक दूसरे से वार्तालाप कर सकते हैं, एक दूसरे को समझ सकते हैं। तो आपसी जो विश्वास होता है वो एक बढ़ने लगता है। जब आपसी विश्वास बढ़ने लगता है तो आप देखेंगे कि दोनों में क्लोज कॉपरेशन शुरू हो जाता है, चाहे वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का हो या ट्रेडिंग के ऊपर हो या टेक्निकल एक्सचेंज का हो, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट का हो, और किसी भी तरह की बातचीत हो, ट्रेनिंग का हो, या हम एक्सरसाइजेज जो करते हैं, और जरूरत पड़ने पे इवन यूनाइटेड नेशंस में जो हमने साथ में काम करना है उसके लिए भी हम काफी आगे बढ़ सकते हैं। तो उसको हम अगर चाइना के संदर्भ में रखते हुए देखें और वहां पर बदले हुए और बदलते हुए हालात देखें, आगे का रास्ता क्या देख रहे हैं? अब यहां से कैसे कंप्लीट नॉर्मलसी हो सकती है और क्या उसकी दिशा में हम बढ़ चुके हैं? अगर आप देखें पिछले एक साल में तकरीबन जो ग्राउंड लेवल पे इंटरेक्शन है, हमने 1100 इंटरेक्शन किए हैं, यानी हर दिन 3 इंटरेक्शंस तकरीबन हुए हैं।
तो इसका मतलब ये है जो हमारी बातचीत है ग्राउंड लेवल पे, अभी पहले क्या होता था कि सिर्फ कोर कमांडर लेवल पे होती थी, अभी हमने उसको बटालियन कमांडर, कंपनी कमांडर लेवल तक ले आए, ग्राउंड कमांडर तक ले आए हैं। तो उसका क्या फायदा है कि जो बहुत सारी चीजें हैं जिसको अगर हम ऊपर लेवल पे जाएंगे तो फाइलों में फंसती जाएंगे, लेकिन नीचे लेवल पे हम चाहेंगे तो वो हमेशा सुलझ जाएगी। तो हमारी कोशिश यही है कि हम बात का बतरंग न बनने दें, जितनी चीजें ग्राउंड लेवल पे सुलझा सके। लेकिन जो मेजर डिसीजंस हैं वो अभी भी जो हमारे हाई लेवल पे ही लिए जाएंगे। तो सबसे बड़ी चीज ये हो रही है कि जो हम लोगों जो सोल्यूशंस है वो हम ग्राउंड पे ढूंढ रहे हैं। उससे क्या हुआ है कि दोनों साइड पे एक लचीलापन आ रहा है बातचीत करने में। दोनों साइड को चूंकि ऊपर की तरफ से भी डायरेक्शंस है कि भाई बातचीत में जितना सॉल्व कर सकते हो, जितना आप सोल्यूशन ढूंढ सकते हो, उतना ढूंढने की कोशिश करो। तो उदाहरण के तौर पे मान लीजिए उन्होंने कुछ कंस्ट्रक्शन करना है, कोई भी ऐसी कार्रवाई करनी, तो हमको पहले बताते हैं। पहले क्या होता था, वो नहीं बताते थे, हम दोनों में किसी प्रकार की बातचीत हो जाती थी, गर्मा गर्मी हो जाती। आजकल वो नहीं होता है। कुछ बनाया भी, हमने उनको बोला कि कृपया इसको हटाइए, ये उचित नहीं है, वो उसी टाइम हटा लेते हैं। तो ये कहना चाहिए जो ग्राउंड का कॉपरेशन है वो बहुत अच्छा है। अभी जैसे हम बात करें कि डिसएंगेजमेंट काफी तक हो गया है। उसके बाद जब बाउंड्री लिमिटेशन और जो बाकी बातें करेंगे तो उसमें क्या होगा, हमें बहुत फायदा होगा आगे आने वाले दिनों में। तो एक WMCC करके एक ऑर्गेनाइजेशन हम रखते हैं जिसमें ज्वाइंट सेक्रेटरी विदेश मंत्रालय के उसको हेड करते हैं, वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन। उसमें हमारे आर्मी के भी नुमाइंदे होते हैं। तो उन्होंने 2 ग्रुप अभी बनाए हैं, एक एक्सपर्ट ग्रुप है और एक वर्किंग ग्रुप है। तो ये दोनों जो ग्रुप है हमें आगे का रास्ता बताएंगे कि कैसे हम बाउंड्री प्रॉब्लम्स को, ये सीमा की जितनी परेशानी है उसको कैसे दूर कर सकते हैं, और जो वो मार्गदर्शन देंगे उसके हिसाब। बांग्लादेश में भयंकर हिंसा, कम से कम 14 लोगों की मौत हो गई और कई जख्मी, जब पाकिस्तान और US बैक्ड यूनुस रिजीम प्रोटेस्टर्स के बीच टकराव। ढाका और अन्य शहरों में लाखों युवा डेमोक्रेसी की मांग करते हुए पाकिस्तान के प्रभाव को निकालने की पुकार कर रहे हैं। SP यांगचेंग डोलकर भूटिया ने कहा, हमने हैदराबाद से हमूद सिद्दीकी को गिरफ्तार किया है। वो हैदराबाद में अपनी शेयर मार्केटिंग इन्वेस्टमेंट कंपनी चलाता था। उसकी कंपनी का नाम था अल फहाद फिनकॉम लिमिटेड। वो मैनेजिंग डायरेक्टर था अपनी पत्नी और एक साथी के साथ। उन्होंने करोड़ों रुपए का घपला किया, लोगों से पैसा लेकर और 20% तक की इंटरेस्ट का वादा किया। 2 साल तक कंपनी चलाई, तीसरी साल पूरे परिवार के साथ फरार हो गया। जवाद सिद्दीकी उसका बड़ा भाई है। उसके मुताबिक हमने मिस्टर हमूद सिद्दीकी को हैदराबाद से पकड़ाया है। मिस्टर हमूद सिद्दीकी लगभग 50 साल के हैं अभी, और वो हैदराबाद में एक शेयर मार्केटिंग इन्वेस्टमेंट टाइप का एक खुद का कंपनी चला रहे थे, जो खुद वो MD भी थे और चेयरमैन भी वही बने थे। और वो भी वहाँ पे गाडचिबोली करके एक एरिया हैदराबाद में, तो वहाँ पे उनका एक प्राइवेट फर्म है और वो वहाँ पे अपना व्यापन संपादित कर रहे थे। मैम, ये जो अल फलाह यूनिवर्सिटी के जवाद सिद्दीकी हैं, उनसे क्या संबंध है हमूद सिद्दीकी का? हमूद सिद्दीकी महू के रहने वाले थे। वो लगभग सन 1995-96 करीब उनका एक फिनकॉम फाइनेंशियल कंपनी चलता था, जिसका नाम था अल फहद फिनकॉम लिमिटेड करके। वो एक इन्वेस्टमेंट कंपनी चलाते थे, जिसमें वो खुद मैनेजिंग डायरेक्टर थे और उनकी पत्नी और एक और व्यक्ति था उनके परिचित। वो तीनों मैनेजिंग डायरेक्टर बोर्ड ऑफ मेंबर्स थे कंपनी के।
और इनके द्वारा लाखों का गबन किया गया था। लगभग 3 कंप्लेंट जो मैं बता रही थी, एक में लगभग उनका 2 लाख, 2 कंप्लेंट में लगभग 20 लाख और 5 लाख, ऐसे करके लगभग अबाउट 40 लाख का जो है अमाउंट था। आई एम श्योर उसमें ज्यादा भी हो सकते हैं क्योंकि हमारे पास कंप्लेनेंट्स तब एक ही आए थे। तो ऐसे करके उन्होंने लाखों का गबन किया हुआ था एंड वो फरार चल रहे थे काफी टाइम से। तो हमारी पुलिस की ओर से काफी सराहनीय काम रहा। बहुत ही अच्छी तरीके से इन लोगों ने विदाउट एनी मतलब नॉइज और ह्यूमन क्राई उन्होंने अच्छे तरीके से इसको अंजाम दिया। ये पहली बार ही गिरफ्तार हुआ है गबन के बाद या गिरफ्तार हो चुका था जमानत पे था? ये पहली बार ही गिरफ्तार हुआ है। मैडम, ये जो 307 का केस था, ये क्या मामला था, कहाँ का था, कुछ जानकारी है? ये एक्चुअली हमारे पास 88 का प्रकरण है ये, तो इसका जानकारी अभी मुझे लेना पड़ेगा, बट इसमें मतलब राइटिंग हुई थी और 307 का प्रकरण था। फ्रॉड किस किस्म से किया इसने, मतलब इन्वेस्टमेंट का फ्रॉड था, कैसे फ्रॉड? इन्वेस्टमेंट का फ्रॉड था। मतलब ये लोगों से पैसे लेते थे और उसको लगभग अबाउट 20% इंटरेस्ट में दिलवाने का बोल के पैसे लिया जाता था और लगभग उसने 2 साल कंपनी चलाई और तीसरे साल में ये यहाँ से अपने परिवार सहित फरार हो गया। पूछताछ में हमको ये पता चला है कि जब से ये यहाँ से गया है उसने यहाँ पे किसी के साथ कांटेक्ट नहीं रखा, ना ही उसके फैमिली मेंबर्स के साथ कोई कांटेक्ट रखा है। उसके कोई भाई भी हैं और परिवार में? इनके परिवार काफी बड़ा है एंड ही हैज मतलब उनके जो फादर साहब थे उनके 3-4 पत्नी, लगभग 3 पत्नी थी, तो उनके बहुत इश्यूज भी थे, इश्यूज मतलब चिल्ड्रन भी थे। लगभग अबाउट 16-17 भाई बहन हैं इनके। आपने बताया कि हमूद उसकी पत्नी और एक अन्य कौन है? अन्य का नाम एक व्यक्ति है, नॉट बीइंग एबल टू रिकॉल द नेम, बट वो उनके फैमिली मेंबर नहीं है। हाँ, उनकी फैमिली मैम, मेंबर। एक और सवाल जो कंफर्मेशन बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, आप कंफर्म कर दीजिए। ये जो अल-फलाह यूनिवर्सिटी का नाम जो आ रहा है दिल्ली, फरीदाबाद में, उसका जो जवाद सिद्दीकी है उससे क्या संबंध है? हमूद का जवाद के बीच में क्या करें? जवाद सिद्दीकी इसका बड़ा भाई लगता है। हाँ। वो इसमें फ्रॉड केस में है आरोपी? नो। अच्छा मैम, जो प्रॉपर्टी है जिसे ये माना जा रहा है कि मऊ में वो जवाद अहमद सिद्दीकी गई है, क्या अभी उन्हीं का है या सेल हो गया, क्या उसको लेकर क्या अपडेट है जो घर है मऊ में? आई एम टॉकिंग अबाउट हमूद सिद्दीकी। हमूद सिद्दीकी का यहाँ पे कोई प्रॉपर्टी ऐसे कुछ नहीं है। आई थिंक ही हैज सम लैंडेड प्रॉपर्टी जिसका छानबीन हम कर रहे हैं। मैडम, ये अल-फहद नाम से जो इन्होंने कंपनी चालू करी थी, उसके बाद क्या किसी और नाम से भी इन्होंने कंपनी चालू करी या इसी नाम से कोई कंपनी जो हैदराबाद में चल रही थी? हैदराबाद में जो चल रही थी वो रिचवेल फिनकॉर्प के नाम से चल रही थी, तो ऐसा कोई उस नाम से देयर वाज नो नेम सेक्स देयर। ये महू वाला जो फिनकॉम था, ये अल-फहद था या अल-फलाई था? अल-फहद। अल-फलाह दोनों नाम से। आरएसएस चीफ मोहन भागवत 2 दिवसीय दौरे पर गुवाहाटी पहुंच गए। নামোতে এখন ফটো লব इंडियन एस्ट्रोनॉट और आईएएफ ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने कहा, हमारा अगला मिशन बिल्कुल क्लियर है, गगनयान मिशन, उसके बाद इंडियन स्पेस स्टेशन और फिर चांद पर लैंडिंग। स्टूडेंट्स स्पेस में बहुत इंटरेस्ट दिखाते हैं, हमें उन्हें इन्वॉल्व करना होगा। हमें ऐसा इकोसिस्टम बनाना होगा जहां बच्चे एक्टिवली हिस्सा ले और हमारे मिशंस को पूरा करने में मदद करें। मेरा संदेश है कि जिम्मेदारी को अपनाओ। नेक्स्ट मिशन इज वेरी क्लियर, आई थिंक ऑलरेडी लेड डाउन है गगनयान मिशन फॉलोड बाय भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन और लैंडिंग ऑन मून। और आज यहाँ आके बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव एक मिला कि एआई इन स्पेस जो लॉन्च किया गया है, मुझे लगता है कि आज जब 2025 में हम मिशन अप्रोच कर रहे हैं, जब हम ह्यूमंस को भेजेंगे, तो जो टेक्नोलॉजी हमारे पास अवेलेबल है, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ एआई, हमें उसका यूज़ करके वो जो डिज़ाइन है उसको उतना ही एफिशिएंट और यूज़र फ्रेंडली बनाना है ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम्स सॉल्व कर सकें एंड ऑटोमेशन का यूज़ कर सकें यूजिंग दीज टूल्स दैट वी हैव टुडे। तो मुझे लगता है ये बहुत अच्छी पहल है जो आज जहाँ मैं आया हूँ इस चीज़ को देख के, और स्पेशली बच्चों ने जो सोल्यूशंस बनाए हैं बहुत ही फैसिनेटिंग, अलग अलग तरीके से जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉल्व करने के लिए, मुझे लगता है कि बहुत अच्छी पहल है और एक ये नज है उनको एक सही डायरेक्शन में कि कैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को डेवलप किया जाए एआई को यूज़ करके। subject that is speech
the science of future. So still the students, they don't show that much interest. So would you like to give any message to them? No, I think I will disagree on this point. I think the students show extreme interest in space. हमें उन्हें इन्वॉल्व करने की ज़रूरत है. होता क्या है कि वो वहाँ तक पहुँच नहीं पाते, उनको एक्सपोजर नहीं होता है कि जो चीज़ें हो रही हैं. अगर उनके हाथों से बनाई हुई कोई चीज़ स्पेस में फ्लाई करेगी तो उनके लिए इससे ज़्यादा एक्साइटिंग कुछ नहीं है. तो मुझे लगता है कि इकोसिस्टम क्रिएट करने की ज़रूरत है जहाँ पे बच्चे इसका भागीदार बने, इसका हिस्सा बने और एक्टिवली इसमें पार्टिसिपेट करके हमारे मिशंस को एग्जीक्यूट करने में हमारी मदद करें. आप कुछ मैसेज देना चाहोगे स्टूडेंट्स के लिए? मेरा मैसेज यही है कि आप लोग एक्साइटेड रहिए, ऐसे ही नए न्यू सोल्यूशंस लेके आइए और हम एज अ कंट्री वी आर गोइंग टुवर्ड्स अ वेरी एम्बिशियस ड्रीम, यू नो, नॉट जस्ट लैंडिंग ऑन मून बाय 2040 बट बिकमिंग अ डेवलप्ड नेशन बाय 2047. विकसित भारत 2047 का जो हमारा ड्रीम है. तो जो मेरा मैसेज है आपको वो ये है कि यू हैव टू ओन द रिस्पॉन्सिबिलिटी. आपको वो अपने ऊपर लेना है कि वो मेरी जिम्मेदारी है कि मुझे भारत को 2047 में विकसित भारत बनाना है. अगर हर बच्चा ऐसा सोचेगा हमारे देश में तो मुझे लगता है हम बहुत ही जल्दी 2047 से भी पहले हम विकसित भारत बन जाएंगे. इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल ICT के बाहर की तस्वीरें जहां आज फैसला सुनाया जाना है उस केस में जिसमें हटाई गई प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना, फॉर्मर होम मिनिस्टर आजादुज्जमान खान कमल और फॉर्मर इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस चौधरी अब्दुल्ला अल मामून पर जुलाई-अगस्त की घटनाओं के दौरान ह्यूमैनिटी के खिलाफ अपराध का आरोप है जो एंटी डिस्क्रिमिनेशन स्टूडेंट मूवमेंट के बाद हुआ था. PDP चीफ महबूबा मुफ्ती के दिल्ली टेरर ब्लास्ट पर बयान को लेकर बीजेपी स्पोक्सपर्सन नलिन कोहली ने कहा, ये तो आप आतंकियों के खिलाफ लड़ रहे हैं, चाहे वो डायरेक्ट सपोर्ट करे, इनडायरेक्ट या अटैक को अंजाम देने में मदद करे, या फिर आप आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं. Two sides in the fight against terror. Either you are fighting against the terrorists, those who support them directly and indirectly, and the people who actually help the terrorists undertake the attack, or you are fighting against terrorism. There's no middle path. As far as these terrorists are concerned, they failed their country, they failed their religion, they failed their humanity. Now Ms. Mehbooba Mufti ji, by referring to education, does not really make a case, because there have been the World Trade Center terrorists who actually schooled from some of the best institutes in the world. With regard to the situation, Mehbooba Mufti ji would do well to consider what her statements in the past have been, how people interpret her statements, whether it is with respect to Pakistan, whether it is respect to terrorism, and instead of finding fault with the government, she would do well to reflect on who all are the people who make terrorism possible and decide which side she's on, against terrorism or looking the other way and trying to find a middle path. आइए डालते हैं एक नजर कुछ और खबरों पर. The release in the Harvey version so fast. In the morning, I also having. ठीक है भैया. This is built from the PIR fund only? No, sir. This is from additional. Chairman for MIDC, sir. I think it's your. The police department have always strengthened our efforts in maintaining peace, security, and good governance across the state. I also extend a word. I know IPS for our constant motivation and visionary leadership that continues to guide the entire police force of the state. Honorable Dictator Tentang Biaprangoni, Betamrangoni, our area Rangoni, ya program bakurat na sokpa plak ang ni Kasara, magapa pagapara.
Sungguh Padang, or Plak Amika Sada, Kapinga. Making sure that such infrastructure, such important infrastructures are there in the district, which gives immense support to the administration, to the police force, to ensure that they continue starting point in making sure that many such infrastructures will be coming in future. And I'm very sure that with such type of visionary leadership from the government. Police station. Ladies of our present here, and we are blessed by the presence of our Archbishop and Father Richard Raja, who is also a close friend of mine. Crime prevention and community policing. We are honored to have with us several distinguished personalities. I take pride in welcoming all our dignitaries and also would like to felicitate them on behalf of the West Garbhans DAF. The inauguration of the newly constructed Jengjal Police Station building. The police station was officially notified by the government of Meghalaya on 19th July 2017. And I really am so thankful to our Honorable Chief Minister for the kind of support that he has. Ang area ni Nokma Kubama Matenas ka may na Nokma area ni Mandira Kamen Pasay. Development Corporation and former MLA and former Home Minister, Government of Meghalaya. Chief Minister of Meghalaya, Dr. Conrad K. Sangma, who is also our chief guest. And our archbishops and our pastor from Khasi Hills, you're most welcome here. was a custodial value. It was custodial just like a permanent certain about. So that's why you know Plak Police Department ni Plak Officer Government ni Plak Officer. बांग्लादेश के इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को मानवता के विरुद्ध अपराधों के आरोप में मृत्युदंड सुनाया है। अदालत ने लंबे समय से चल रहे मुकदमे में हसीना को 3 मुख्य आरोपों में दोषी पाया। फैसले में कहा गया कि उन्होंने पिछले साल छात्रों के नेतृत्व वाले आंदोलन पर जानलेवा कार्रवाई करने का आदेश दिया था, जिसके बाद उनकी अवामी लीग सरकार गिर गई थी। तीनों सदस्यों वाले ट्रिब्यूनल का नेतृत्व जस्टिस मोहम्मद गोलाम मुर्तजा मजूमदार कर रहे थे। ट्रिब्यूनल ने इसी मामले में हसीना के 2 निकट सहयोगियों पूर्व होम मिनिस्टर असदुज्जमान खान कमल और पूर्व पुलिस चीफ चौधरी अब्दुल्ला अल ममून के विरुद्ध भी अपना फैसला सुनाया और उन्हें भी आरोपों में दोषी ठहराया।
अब वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। कल फिर मिलेंगे कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।